नमस्कार। आज हम एक अहम साहित्यिक कृति पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी E.M. फोस्टर का मशहूर उपन्यास अ पैसेज टू इंडिया। बिल्कुल एक क्लासिक। हाँ, और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो इस उपन्यास का आप कह सकते हैं पूरा विश्लेषण करती है। कहानी, पात्र, इसमें छुपे हुए विषय और अकादमिक जगत में इसकी क्या जगह है। जैसे अब इग्नो जैसे संस्थानों में इसे कैसे पढ़ा और समझा जाता है। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम समझे कि ब्रिटिश भारत कैसा था, उस समय की जटिलताएं क्या थीं। सही। पूर्व और पश्चिम के बीच जो एक तनाव हमेशा से रहा है, वो इस उपन्यास में कैसे दिखता है। हाँ, और रिश्तों की उलझने भी है ना। बिल्कुल, मानवीय रिश्ते। और कहानी के केंद्र में है वो एक एक बहुत ही रहस्यमयी घटना, माराबार गुफाओं की। उसने सब कुछ बदल दिया था। हाँ, वो तो जैसे कहानी का टर्निंग पॉइंट है। तो कहानी हमें ले जाती है चंद्रपुर, ये काल्पनिक शहर है भारत में। जी, उस समय का भारत जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे, तो वहीं इंग्लैंड से दो महिलाएं आती हैं। अडेला क्वेस्टेड, जो काफी जिज्ञासु है, युवा है, और मिसेस मूर, जो थोड़ी उम्र दराज हैं, ज्यादा विचारशील। और वो सिर्फ घूमने नहीं आई है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असली भारत देखना चाहती हैं। मतलब वो सतह से आगे जाकर लोगों से मिलना चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं, जो उस वक्त के ज्यादातर अंग्रेजों की सोच से काफी अलग था। हाँ, ये बात खास है। और इसी कोशिश में उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर अजीज से। एक भारतीय मुस्लिम डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे, अहम, बहुत भावुक किस्म के, मिलनसार। जी, उनमें गर्मजोशी है। हाँ, शुरुआत में वो अंग्रेजों के प्रति मतलब एक तरह की दोस्ती का भाव रखते हैं। यहीं से कह सकते हैं कहानी खुलती है, इन अलग अलग लोगों का मिलना। हाँ, और ये जो शुरुआती मिलना है, इसमें एक उम्मीद सी दिखती है। लगता है कि शायद शायद ये अलग दुनियाओं के लोग जुड़ पाएंगे। अडिला और मिसेस मूर की जो ईमानदारी है वो प्रभावित करती है, और डॉक्टर अजीज भी, जैसे आपने कहा, पूरी गर्मजोशी दिखाते हैं। शायद उन्हें लगता है कि ये लोग बाकियों से अलग होंगे। हाँ, शायद एक उम्मीद। और इसी कड़ी में एक और अहम किरदार है सिरिल फील्डिंग। वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हाँ, फील्डिंग। फील्डिंग एक, आप कह सकती हैं, सच्चे उदारवादी हैं। वो तर्क में, समझ में यकीन रखते हैं, और वो वाकई चाहते हैं कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच की दूरी कम हो। वो डॉक्टर अजीज के अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जो स्रोत भी साफ करता है, कि ये सारी अच्छी नियत, ये दोस्ती की कोशिशें, ये सब एक ऐसे माहौल में हो रही थी जो जो पहले से ही बहुत तनावपूर्ण था, जहरीला था। हाँ, उपनिवेशवाद का साया था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राजनीतिक सिस्टम नहीं था, ये लोगों के मन में बैठ गया था। अविश्वास, शक, गैर बराबरी, ये सब हवा में था। सही। अंग्रेजों का बर्ताव, उनके वो क्लब जहां भारतीय नहीं जा सकते थे, उनका वो शासक होने का अहम, ये सब मिलकर किसी भी सच्चे रिश्ते की जड़ें कमजोर कर रहा था, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना सोचे। बिल्कुल। और यही तनाव, ये जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था, ये एकदम से फट पड़ता है मराबार गुफाओं की यात्रा पर। हाँ, वो घटना। डॉक्टर अजीज शायद अपनी मेहमान नवाजी दिखाने के लिए या भारतीय संस्कृति का अच्छा पहलू दिखाने के लिए एडेला और मिसेस मूर के लिए इन गुफाओं की पिकनिक रखते हैं। ये गुफाएं बड़ी अजीब हैं, अपनी गूंज के लिए जानी जाती हैं। एक ऐसी आवाज जो हर ध्वनि को बस एक नीरस बॉम्ब में बदल देती है। बहुत रहस्यमयी। हाँ, अजीज बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन गुफा के अंदर अंधेरे में कुछ ऐसा होता है, या कहें कि एडेला को ऐसा महसूस होता है कि वो घबराकर बाहर भागती है। जी। उसे लगता है कि डॉक्टर अजीज ने उसके साथ कुछ गलत किया है, शायद हमला करने की कोशिश की। और यहीं पर उपन्यास की खूबी है, और शायद पहेली भी, कि असल में हुआ क्या था। हाँ, फॉरेस्टर हमें कभी साफ बताते ही नहीं। क्या सच में कुछ हुआ, या ये एडेला का अपना डर था, कोई वहम, या उस माहौल का असर। ये जो खाली जगह है, ये अस्पष्टता, यही कहानी का केंद्र बन जाती है। और इस अस्पष्टता का जो नतीजा होता है वो बहुत भयानक है। एडेला की हालत देखकर अंग्रेज अफसर फौरन हरकत में आते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे। बिल्कुल। डॉक्टर अजीज पर हमला करने का संगीन आरोप लगता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये मामला सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं रहता, नहीं, ये फौरन दो समुदायों के बीच की लड़ाई बन जाता है, शासक अंग्रेज और शासित भारतीय। अंग्रेज मान लेते हैं बिना किसी सबूत के कि अजीज दोषी है। हाँ, उनके लिए एक तरह से पुष्टि थी उनकी सोच की। सही कहा कि भारतीय ऐसे ही होते हैं। और दूसरी तरफ सारे भारतीय एकजुट हो जाते हैं। वो मानते हैं कि अजीज बेकसूर है, ये अंग्रेजों की साजिश है। और इस सब में रोनी हिस्लॉप, जो शहर का मजिस्ट्रेट है,
मिसेस मूर का बेटा भी है और एडेला से शादी करने वाला था। वो ब्रिटिश राज के अहंकार का प्रतीक बन जाता है। उसका रवैया बहुत कठोर है। उसके लिए तो अजीज का भारतीय होना ही काफी है उसके दोषी होने के लिए। तो अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये घटना दिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत चीज या शायद एक गलतफहमी जब एक अन्याय वाले सिस्टम में होती है तो वो कितना बड़ा भयानक रूप ले लेती है। हाँ, और पूरे समाज को बांट देती है। बिल्कुल, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुकदमे के दौरान जब एडेला गवाही देने के लिए कटघरे में आती है, हाँ, वो क्लाइमैक्स है। उस पर जैसे कोई सच्चाई उतरती है। शायद उसे गुफा की वो गूंज याद आती है या अपनी गलती का एहसास होता है। वो हिम्मत दिखाती है और भरी अदालत में अपना आरोप वापस ले लेती है। ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, तो कानूनी तौर पर डॉक्टर अजीज बरी हो जाते हैं, सच सामने आ जाता है। लेकिन इसकी कीमत क्या होती है? सबसे ज्यादा असर पड़ता है डॉक्टर अजीज और फील्डिंग की दोस्ती पर। हाँ, वो दोस्ती जो एक उम्मीद जैसी थी। बिल्कुल, ऐसा लगता था कि शायद ये दो लोग अलग अलग दुनिया के होकर भी दोस्त रह सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन मुकदमे के बाद अजीज को लगता है कि फील्डिंग ने भी उस पर पूरा भरोसा नहीं किया था। शक आ जाता है। हाँ, कि आखिर वो भी तो अंग्रेजी है। फील्डिंग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बीच वो दरार भर नहीं पाती। उनकी दोस्ती का टूटना शायद सबसे दुखद बात है उपन्यास में। ये दिखाता है कि उस माहौल में निजी रिश्ते भी राजनीति के जहर से बच नहीं सकते थे। सही कहा। और यहीं हमें पात्रों की गहराई दिखती है। मतलब उन्हें आप सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अजीज को ही देखिए, वो कितने संवेदनशील हैं, जज्बाती हैं, दोस्ती चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजी राज में जो रोज रोज का अपमान है, नाइंसाफी है, वो उन्हें धीरे धीरे कड़वा बना देती है, शक्की बना देती है। हाँ, उनका बदलाव दिखता है। वो लगातार अपनी इज्जत के लिए लड़ते दिखते हैं। उनकी भावनाएं दिखाती हैं कि उपनिवेशवाद का असर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक था। और दूसरी तरफ फील्डिंग है, तर्कवादी, उदार, नेक इरादे वाले। वो सच में अजीज को, भारत को समझना चाहते हैं, दोस्ती निभाना चाहते हैं। लेकिन वो भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसने ये बंटवारा पैदा किया है। हाँ, वो चाहकर भी उससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाते। बिल्कुल। आखिर में उनकी दोस्ती बचाने की कोशिश भी नाकाम हो जाती है। ये शायद फॉस्टर की एक तरह की टिप्पणी है कि उस सिस्टम में सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं थे। और एडिला, उसका किरदार समझना भी बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, वो काफी जटिल है। वो जो असली भारत देखने की इच्छा लेकर आई थी, वही उसे मुसीबत में डाल देती है। क्या वो सिर्फ नासमझ थी या सांस्कृतिक रूप से इतनी कच्ची थी कि वो यहाँ के तनाव को सह नहीं पाई? ये सवाल उठता है। लेकिन उसकी ईमानदारी भी है कि उसने आखिर में सच बोला। हाँ, वो हिम्मत वाली बात थी। लेकिन उसके एक वहम ने कितनी जिंदगियां बदल दी। फिर मिसेस मूर हैं, वो शायद सबसे रहस्यमयी हैं। जी, उनका किरदार काफी अलग है। उनमें ज्यादा सहानुभूति है, वो आध्यात्मिक लगती हैं। गुफा की वो बॉम्ब वाली गूंज उन पर सबसे ज्यादा असर करती है। हाँ, उन्हें जैसे सब कुछ खाली लगने लगता है। हाँ, दुनिया, इंसान, रिश्ते सब बेमानी से। वो शायद भारत की उस गहरी सच्चाई के ज्यादा करीब पहुंच जाती हैं जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता, जिसे फील्डिंग जैसा इंसान नहीं समझ पाता। उनका किरदार उपन्यास को आध्यात्मिकता के सवालों से जोड़ता है। बिल्कुल। और मिसेस मोर का अनुभव हमें उपन्यास के एक और जरूरी पहलू की तरफ ले जाता है, धर्म, आध्यात्मिकता और रहस्य। उपन्यास में हिंदू धर्म की कुछ झलकियां हैं, जैसे प्रोफेसर गोडबोले के भजन वगैरह। लेकिन वो भी अक्सर ऐसे दिखाए गए हैं जिसे बाहरी लोग उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। हाँ, एक दूरी सी रहती है। और मराबार गुफाएं तो खुद एक प्रतीक हैं, शायद भारत की उस पुरानी रहस्यमयी आत्मा का प्रतीक जिसे पश्चिमी तर्क पूरी तरह पकड़ नहीं सकता। अच्छा, वो गूंज जो हर आवाज को एक जैसा बना देती है, अच्छे बुरे का भेद मिटा देती है, वो मिसेस मोर को अंदर तक हिला देती है। ये शायद उस दूसरे की, मतलब अदर की अज्ञेयता का प्रतीक है। अज्ञेयता मतलब ये मानना कि कुछ चीजें, कुछ संस्कृतियां, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह जानना, समझना शायद मुमकिन ही नहीं है। तो ये उपन्यास सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये दार्शनिक सवाल भी खड़े करता है। तो अगर हम मुख्य विषयों को देखें तो सबसे पहले तो साफ तौर पर उपनिवेशवाद है और उसके नतीजे। हाँ, वो तो केंद्र में है। उपन्यास दिखाता है कि कैसे सत्ता का खेल, नस्ली भेदभाव, सांस्कृतिक अहंकार, इन सब ने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक दीवार बना दी थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था।
ये दिमागी गुलामी भी थी। हाँ बिल्कुल। अंग्रेज खुद को बेहतर समझते थे और भारतीय या तो दबे हुए थे या अंदर से गुस्से और शक से भरे थे। हाँ, और इसी से जुड़ा है दोस्ती का सवाल, व्यक्तिगत रिश्तों का। क्या ऐसे बटे हुए माहौल में सच्ची दोस्ती हो सकती थी? मुश्किल सवाल है। आजीज और फील्डिंग की टूटी दोस्ती जैसे इसका जवाब नहीं में देती है। उपन्यास ही सवाल पूछता है कि क्या उस औपनिवेशिक ढांचे में वाकई कोई पैसेज टू इंडिया था? मतलब भारत तक पहुंचने का, उसे समझने का, जुड़ने का कोई रास्ता था भी? या सारी कोशिशें बेकार थी? हाँ, उपन्यास उदारवादी उम्मीदों पर एक तरह का सवालिया निशान लगाता है। इसके अलावा नस्लीय पूर्वाग्रह और सांस्कृतिक टकराव तो हर जगह दिखते हैं। कदम कदम पर प्रतिक्रिया भी, गुस्सा, लाचारी, कभी-कभी चापलूसी, ये सब उस वक्त की सच्चाई है। और इन सबके बीच हमें फॉस्टर का अपना नजरिया भी देखना चाहिए। उन्हें अक्सर उदार मानवतावादी कहा जाता है। लिबरल ह्यूमनिस्ट। इसका मतलब है कि वो राजनीतिक विचारधाराओं से ज्यादा मानवीय रिश्तों पर जोर देते थे। आपसी समझ, सहानुभूति, सहनशीलता। अच्छा। उपन्यास राजनीतिक है, पर इसका दिल इंसानी रिश्तों की तलाश में है। फॉस्टर किसी एक का पक्ष नहीं लेते। वो अंग्रेजों की कमियां दिखाते हैं तो भारतीयों की भी, फील्डिंग की अच्छाई दिखाते हैं तो अजीज की भी। हाँ, संतुलन है। लेकिन वो ये भी दिखाते हैं कि सिर्फ व्यक्तिगत अच्छाई उस जहरीले माहौल को बदलने के लिए काफी नहीं थी। उनका मानवतावाद उम्मीद भरा है, पर भोला नहीं है। वो मुश्किल सवाल पूछते हैं कि क्या हम वाकई एक दूसरे को समझ सकते हैं, खासकर जब सत्ता का संतुलन इतना बिगड़ा हुआ हो। तो अब सवाल ये है कि ये सब बातें जो करीब 100 साल पुराने उपन्यास में हैं, आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। मुझे लगता है ये उपन्यास आज भी, बल्कि शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि ये जिन बुनियादी सवालों से जूझता है, सांस्कृतिक टकराव, पूर्वाग्रह, अजनबियों से डर, सत्ता का गलत इस्तेमाल, अलग-अलग पहचानों के बीच बातचीत की मुश्किल, ये सब आज भी हमारी दुनिया की बड़ी चुनौतियां हैं ना। बिल्कुल है। आज भी हम देखते हैं कैसे गलतफहमियां समुदायों में नफरत फैलाती हैं, कैसे राजनीति निजी रिश्तों पर हावी हो जाती है। बिल्कुल, ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि दूसरे को समझने की कोशिश कितनी जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि ये कोशिश कितनी मुश्किल हो सकती है। हाँ, आसान नहीं है। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, हमें उन ढांचों को भी देखना होगा, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जो हमें दूर करते हैं। फॉस्टर का उपन्यास सिखाता है कि सहानुभूति जरूरी है, पर भोलापन खतरनाक हो सकता है। ये हमें उकसाता है कि हम अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल करें और ये समझें कि कभी-कभी सच्ची समझ शायद पूरी तरह मिले भी नहीं, जैसा वो मराबार गुफाओं की गूंज इशारा करती है। सही। तो ये विश्लेषण उन सबके लिए जरूरी है जो आज की दुनिया में रिश्तों की जटिलताओं, न्याय और मानवीय गरिमा के सवालों से जूझ रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो अ पैसेज टू इंडिया हमें औपनिवेशिक भारत में ले जाता है। पात्र संस्कृतियों के बीच पुल बनाने की कोशिश करते हैं, अजीज, फील्डिंग, अडेला, मिसेस मोर जी। लेकिन मराबार गुफाओं की घटना और मुकदमा न सिर्फ उनके रिश्ते तोड़ देता है, बल्कि पूर्व और पश्चिम के बीच की खाई को और गहरा कर देता है। हाँ, उपन्यास उपनिवेशवाद, दोस्ती, तनाव, आध्यात्मिकता और मानवीय समझ की सीमाओं जैसे बड़े विषयों को खंगालता है। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए। क्या उस औपनिवेशिक ढांचे में, जहां ताकत का संतुलन इतना बिगड़ा था, पूर्वाग्रह इतने गहरे थे, क्या वहां सच्ची दोस्ती, सच्ची समझ या सच्चा मानवीय जुड़ाव मुमकिन था भी? सोचने वाली बात है। या फिर वो मराबार गुफाओं का अनसुलझा रहस्य, वो बॉम्ब की गूंज जो हर फर्क मिटा देती है, क्या वो हमें हमारी अपनी समझ की सीमाओं के बारे में कुछ बताती है? कि शायद कुछ चीजों को, कुछ अनुभवों को, कुछ दूसरों को पूरी तरह जानना, काबू करना हमारी पहुंच से बाहर है। अच्छा। और क्या इसी बात को मान लेना ही समझ की तरफ पहला कदम हो सकता है?